नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे, तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जहाँ से अमित शाह सड़क मार्ग से दादिया गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने सहकार एवं रोजगार उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में अमित शाह ने सहकारिता और रोजगार क्षेत्र से जुड़े कई अहम निर्णयों की घोषणा की और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ भी वितरित किया। उन्होंने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। इसके साथ ही कार्यक्रम के मंच से उन्होंने पुलिस विभाग को 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन के तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से रोजगार उत्सव में 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। यह प्रयास राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रशासन और राजनीति के बीच तकरार गहराती जारी है, तो वहीं हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए नरेश मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पहले एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में चर्चा में रहे, उसके बाद नरेश मीणा ने अब जिले के डिप्टी एसपी उदय मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उदय मीणा उनके छात्रावास का जूनियर रहा है और यदि आमना सामना हुआ तो उसे नौकरी करना सिखा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसपी निर्दोष लोगों को थाने में उल्टा लटकाकर मारते हैं और उनसे पैसे भी ऐंठते हैं। इसके अलावा मीणा का दावा है कि उदय मीणा हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं और उनका सारा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। नरेश मीणा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और पुलिस एसपी से जांच की मांग भी की है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर कन्हैयालाल हत्याकांड की गूंज सुनाई दी है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जनता को गुमराह भी किया। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने महज 4 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का संबंध भाजपा से था। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस केस को जल्दबाजी में एनआईए को सौंप दिया और कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि निष्पक्ष जांच हो। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में मुआवजे और कार्रवाई को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई गई हैं, जिससे कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बना। राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को दर्शाती है जिसमें देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। तो वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं पहले ही किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं और अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से लाभ और भी अधिक व्यापक होगा। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बना रही है ताकि उन्हें संसाधनों की कमी के कारण कृषि कार्य में रुकावट न हो। इसके साथ ही सब्सिडी की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिससे छोटे और माध्यम किसानों पर इसका पूरा लाभ उठा सके। तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति बनी थी और सरकार किसानों को उनका लाभ समझाने में विफल रही। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह बनी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री सुंदर व्यास की नई किताब एक विफल राजनीतिक यात्रा। बता दें कि इस किताब में उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक अनुभवों को साझा किया, बल्कि कई बड़े नेताओं पर भी खुलकर निशाना साधा। खासकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राहुल गांधी पर किए गए तीखे आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तो वहीं सुरेंद्र व्यास ने अपनी किताब में दावा किया कि अगर 2028 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट टोंक में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आगे नहीं आने देना चाहते ताकि अपने गुर्जर वोट बैंक को सुरक्षित रख सके। तो वहीं व्यास लिखते हैं कि टोंक का आम मुसलमान इस बात से गलानी में है, उसे बीजेपी को रोकने के लिए अपने समाज के हितों के खिलाफ एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ता है। राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि एसआई भर्ती में भारी घोटाला हुआ है और इससे लाखों युवाओं के साथ अन्याय भी हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायपालिका इस मामले में निष्पक्ष फैसला देगी और न्याय के पक्ष में फैसला भी आएगा।
तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पेपर लीक जैसी गंभीर अनियमितताएं भी हुई हैं, जिन पर पहले दिन से ही उन्होंने आवाज उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने हर मंच पर इस घोटाले का विरोध किया और युवाओं के हक की लड़ाई भी लड़ी। अब यह लड़ाई कोर्ट में है और हम इसे पूरा विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। जीत हमारी निश्चित है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। तो वहीं 17 जुलाई से 20 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया कि बिहार के ऊपर बना सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर अवदाब में बदल चुका है और फिलहाल यह दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। यह प्रणाली अगले 48 घंटे में पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगी और पूर्वी राजस्थान में प्रभावी होगी। इसके अलावा कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं जोधपुर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के अन्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो वहीं बात करें तो 18 जुलाई को इस सिस्टम का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। तो वहीं मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधा, नदी नालों में तेज बहाव को लेकर सतर्कता बरतने की अपील भी की है। प्रशासन को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उदयपुर के टाउन स्थित सुखाड़िया रंगमंच में सहकार एवं रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और सहकारिता के क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने चयनित कुल 244 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए, जिससे युवाओं को नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने जयपुर से ही विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी और कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जा रहा है। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में रामपुरा गांव में बीती रात बजरी माफियाओं ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत भी फैल गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि देर रात बजरी से भरे डंपर गांव के बीचों बीच दौड़ाए गए, जिससे न सिर्फ सड़क पर अफरा तफरी मच गई बल्कि कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। जब DST और माइनिंग विभाग की टीमों ने डंपरों का पीछा किया तो वहीं माफियाओं ने उन्हें चकमा देने के लिए डंपरों को मुख्य सड़क से उतारकर तंग गलियों में दौड़ा दिया। इस दौरान डंपरों की चपेट में आकर करीब आधा दर्जन घरों की विद्युत केबलें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक घर की बालकनी और रेलिंग गिर गई तो वहीं कई विद्युत मीटर सड़क पर आ गिरे। गनीमत रहे कि ग्रामीणों ने समय सीमा रहते विद्युत विभाग को सूचित कर सप्लाई बंद करवा दी, जिससे जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माफियाओं ने कई जगह बजरी खाली कर दी और फिर गालियों के रास्ते डंपर भगाकर मौके से फरार हो गए। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में पिछले 3 वर्षों से सहायक अभियंता यानी AN का पद खाली पड़ा हुआ है, जिससे विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमाई हुई है। बता दें कि विभाग भले ही दावा करता हो कि बिजली आपूर्ति और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। तो वहीं कापरेन कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से विद्युत विभाग को अब तक 100 से अधिक शिकायतें भी मिल चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि बिजली संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार FRT का वाहन लंबे समय से खराब पड़ा है। तो वहीं वर्तमान में यह वाहन 2 बैसाखियों के सहारे चल रहा है, जिससे टीम समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा परिणाम स्वरूप ग्रामीणों और कस्बे वासियों को घंटों, कभी कभी तो दिनों तक बिजली से जुड़ी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।